हेलो एवरीवन, आज है 10th ऑफ द जुलाई 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं जो बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, ठीक है। कुछ न्यूज़ ऐसी भी होंगी जो द हिंदू में, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, ठीक है, हमारी अर्थ मैगजीन में कई जगह हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उन सभी को आज उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहली न्यूज आती है हमारे सामने, बैड न्यूज फॉर द इंडियन क्रोज, ठीक है, इन केन्या कंट्री टू वोज टू किल 1 मिलियन ऑफ देम इन द नेक्स्ट 6 मंथ। देखो जो केन्या है ना, उस केन्या के अंदर वहां की जो सरकार है वो अपने देश के अंदर जो इंडियन क्रोज है, जो कौवा है, जो आपके सामने लिखा दिख रहा होगा ना, इसको एक टारगेट सेट किया है कि विद इन 6 मंथ, ठीक है, आने वाले 6 महीनों में 10 लाख यानी कि 1 मिलियन क्रोज को क्या कर देंगे, मार देंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर तुम इंटरनेशनल या एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत अच्छी न्यूज है कि ऐसा क्यों होता है, कौन से एनिमल्स को मारा जा सकता है, कौन सो को नहीं मारा जा सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बार की एक न्यूज आई थी, एक आपने देखा होगा एक बच्चा होता है, वो वीडियो बना रहा होता है, एक चूहे को पकड़कर पानी में डुबा रहा होता है, निकाल रहा होता है, डुबा रहा होता है, निकाल रहा होता है, मर जाता है। तो एक बात निकल के आती है कि क्या सिर्फ इंसानों के जीने के राइट है, क्या राइट टू लाइफ क्या इंसानों का ही है, क्या जानवरों का नहीं है, क्या उनका भी है। तो इसमें तो कह रहे हैं कि केन्या के अंदर 10 लाख इंडियन क्रोज को मार दिया जाएगा। क्यों मार दिया जाएगा, और अगर मार दिया जाएगा तो कौन सा रूल उसको अलाउ करता है कि मारा जा सकता है, वरना तो तुम नहीं मार सकते। बात समझ में आ रही ना। एनिमल के अगेंस्ट जो क्रूरल्टी होती है उसके लिए बहुत सारे लॉज बने हुए हैं। अगर आप भैंस को पीट रहे हो और किसी ने देख लिया, वीडियो बना ली, तो आपको सजा हो सकती है। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हम सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है। तो बेसिकली ये जो इंडियन क्रोज है ना, इनको केन्या में ले जाया गया था पहले, ठीक है। और जब ले जाया गया तो ये अब इतने ज्यादा हो चुके हैं कि वहां की जो लोकल जो स्पीसीज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। इनकी वजह से वहां की जो इकोसिस्टम है वो क्या हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो केन्या की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने कहा कि हम विद इन 6 मंथ हम इन सारे के सारे जो इंडियन क्रोज हैं, लगभग 10 लाख इंडियन क्रोज को मार देंगे। अब कैसे मार देंगे, तो कुछ ना कुछ तरीके निकालेंगे, है ना, कुछ ना कुछ होंगे उनके पास तरीके। जैसे हो सकता है कि लीगली जो एक परमिशन होती है कि इनको पॉइजन दे के मारा जा सकता है, ठीक है। इनको और भी जो भी तरीके हैं ना, इनकी हंटिंग की जा सकती है, पोचिंग की जा सकती है, कैसे भी मार देंगे, ठीक है। लेकिन बात ही आती है कि क्या मारना अलाउड है। तो थोड़ा सा बेसिक समझना, आपसे पूछेगा कि जो इंडियन क्रोज होते हैं उनका साइंटिफिक नाम क्या है, तो कोरवस स्प्लेंडेंस, ठीक है। आपसे पूछेगा इसके और नाम क्या, तो इंडियन हाउस क्रो कहते हैं, कोलंबो क्रो भी कह देते हैं। इसका IUCN स्टेटस क्या है, तो याद रखना इसका लीस्ट कंसर्न है। लीस्ट कंसर्न क्या है, मैंने बताया था कि इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना हमें। एक होता है कंसर्न, भाई ध्यान रखो इसका कम ना हो जाए। एक होता है एंडेंजर्ड, ये खत्म होने वाला है। एक होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, है ना, कि बहुत कम बचे हैं, इनको और ज्यादा बचाओ, ठीक है। तो ऐसे एक लिस्ट बनी होती है IUCN की। तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, आपके राजस्थान का स्टेट बर्ड होता है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया था कुछ दिन पहले कि जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट से अगर किसी की लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है तो वो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा। 21 में डाल दिया, ठीक है। तो उसमें जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थी उसका कौन सा स्टेटस था, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड था। बात समझ में आ रही ना। तो ऐसा ही इसका कौन सा है, तो इसका लीस्ट कंसर्न, यानी कि इतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि भारत में बहुत सारी जगह जगह कौवे मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कहां की न्यूज है, आपके केन्या की, ठीक है। अब एक बात निकल के आती है कि क्या इन क्रोज को मारा जा सकता है क्या। अगर मैं केन्या की न्यूज की बात करूं तो सिंपल सा समझना, अगर केन्या की लोकेशन आपसे पूछे तो याद रखना केन्या की कैपिटल कौन सी है, नायरोबी, ठीक है। अगर पूछे उसके अगल बगल कौन कौन सी कंट्री है, तो इथियोपिया, सोमालिया, साउथ सुडान, ठीक है, इधर आपका जाम्बिया, ठीक है, इधर आपका यमन हो गया, इधर ये सोमालिया हो गया, ठीक है। तो अगर और ध्यान से देखोगे तो इसकी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में देखो, ये केन्या, इसकी कैपिटल कौन सी है, नायरोबी, ठीक है। उसके बाद इधर है युगांडा, इधर है साउथ सुडान, इधर है इथियोपिया, इधर है सोमालिया, और इधर क्या है, इंडियन ओशियन। तो अगर आपसे पूछे कि क्या केन्या इंडियन ओशियन से बाउंड्री लगाता है, तो बिल्कुल लगाता है, ठीक है। सोमालिया भी लगाता है, तंजानिया भी लगाता है, ठीक है। तो ये किससे बाउंड्री लगा रहा है, इंडियन ओशियन से भी बाउंड्री लगाता है। अब बात निकल के आती है कि क्या मारा जा सकता है क्या इनको। अगर मैं इंडिया की भी बात करूं तो देखो, आपने एक पढ़ा होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है।
कब आया था ये? 1972, ठीक है। इसके अंदर कुछ शेड्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है। टोटल शेड्यूल्स इसमें कितने हैं? 5। और उन शेड्यूल्स में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, 5 या, ठीक है। क्या लिखा हुआ है उसके अंदर कि बेसिकली कुछ ऐसे शेड्यूल्स हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि किस एनिमल को मारा जा सकता है, किसको नहीं। जैसे शेड्यूल 1 में कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा, कोई डेंजर्ड होगा, ठीक है, कोई IUCN स्टेटस किसी का हो सकता है कि लीस्ट कंसर्न हो, ठीक है। तो ऐसे 5 शेड्यूल बने हुए हैं। उनके अंदर याद रखना एक ऐसा होता है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उस ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था कि एक बार वहां पर ऊंट बहुत ज्यादा हो गए थे, क्योंकि जो कैमल्स है, जो ऊंट है, उनको बाहर से लाया गया था। और जब बाहर से लाया गया तो इतने ज्यादा हो गए थे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो लोकेशन है उसके अंदर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अगर मैं कहूं कि ये मान लो फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है, तो इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, सारा का सारा बर्न पार्थ और ये सब इधर बना हुआ है। यहाँ पर 4 बड़े बड़े क्या बने हुए हैं? तो आपके डेजर्ट बने हुए हैं ना, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सिम्पसन, गिब्सन, ठीक है, विक्टोरिया, ये सब इसमें बने हैं। तो ये ऊंट क्या करने लगे, धीरे धीरे इतने ज्यादा हो गए कि ये शहरों में चले जाते इस डिवाइडिंग रेंज के उधर, क्योंकि बारिश उधर ही होती है, तो इधर पानी नहीं होता, पानी नहीं होता तो यहाँ पे डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान बना हुआ है। तो ये चले जाते कहाँ पे? इन लोगों के घरों में जा जाके पानी पी जाते। तो लोग दुखी हो गए, सरकार दुखी हो गई। तब इन्होंने क्या किया, उन एनिमल्स को क्या करने की परमिशन दे दी कि इनको मारा जा सकता है। और जब उनको मारा जा सकता है तो उनको क्या किया गया? मार दिया गया। उनको रेगिस्तान में दौड़ाकर गोलियां मार के मार दिया गया। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको मारा जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? सेम ऐसे कुछ को नहीं मारा जा सकता, कुछ को मारा जा सकता है। तो किसकी बात कर रहा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, ठीक है। हम पढ़ते भी बार बार, जब न्यूज में आता है, जब कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में आ जाती है तो हम उसको पढ़ भी लेते हैं साथ साथ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। पुतिन एक्सेप्ट्स पीएम्स रिक्वेस्ट टू रिलीज रिक्रूट्स। देखो अभी क्या हुआ कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो अभी कहाँ गए थे? रशिया की विजिट पर। और जब वो रशिया की विजिट पर गए तो वहां पर वो किससे मिले? तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से वो उनकी मुलाकात होती है, ठीक है। और जब पुतिन से मिले तो मिलने के बाद क्या हुआ, जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब ये मिले, बेसिकली इंडिया और जो रशिया है ना उसके रिलेशंस बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि अच्छे हैं, काफी पुराने रिलेशंस हमारे, ठीक है। USSR के टाइम से हमारे रिलेशन उससे अच्छे हैं। आपको पता होगा कि जो USSR था उसका जब डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, तो उससे 2 चीजें बनी थी। एक बना था यूरोपियन यूनियन और दूसरा बना था आपका रशिया, ठीक है। हालांकि यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिशमेंट में कब आता है? कंप्लीटली 1993। और इसके अंदर टोटल कितनी कंट्री हैं? 27 कंट्री है आज के दिन। एक हमारा कौन सा है? रशिया। और रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन। और उनकी किससे मुलाकात हुई? नरेंद्र मोदी जी से, ठीक है। अब एक बात समझना कि अगर मैं ट्रेड की बात करता हूं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो बायलेटरल जो ट्रेड है वो रशिया के साथ 2030 तक कितना पहुंच जाए? $100 बिलियन पहुंच जाए। कैसे? देखो आज भी हम सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूं, जो फ्यूल है वो किससे इंपोर्ट कर रहे हैं? जो क्रूड ऑयल है, जो पेट्रोलियम ऑयल है, कहां से ले रहे हैं? रशिया से। कितना? तो अगर मैं बात करता हूं सिर्फ पेट्रोलियम की, अदर फ्यूल की, तो 84% हम रशिया से लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं फर्टिलाइजर और इसको फ्यूल को मिला दूं तो 91% कहां से लेते हैं? रशिया से लेते हैं। और रशिया से हमारे इतने रिलेशंस अच्छे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल हमने पढ़ी होगी, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल हमने कब बना ली थी? 2001। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है बेसिकली इसके अंदर आपने सुना होगा 2 रिवर से बनकर बनी है। एक का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? मॉस्को रिवर, ठीक है। इन दोनों रिवर जो है ये रशिया में फ्लो करती है, ये इंडिया में फ्लो करती है। दोनों के शुरू के 2 नाम ले लिए, ब्रह्मोस और क्या बना दिया? ब्रह्मोस मिसाइल। वो भी हमने रशिया की हेल्प से बनाई, ठीक है। उसके साथ साथ 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट प्रोग्राम है वो हम उसके साथ चला रहे हैं, ठीक है। S-400 आपने सुना होगा। जैसे हमारे यहाँ पर जो डिफेंस करने के लिए जो मिसाइलें होती हैं उसमें हमारे पास एक है कौन सा? आकाश। एक है कौन से हमारे पास? तो आपने नाम सुना होगा त्रिशूल। त्रिशूल की रेंज कितनी होती है? जो DRDO पढ़ा होगा, पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो जो त्रिशूल और आकाश है वो हमारी क्या? डिफेंड करने के लिए यूज की जाने वाली मिसाइल है। लेकिन त्रिशूल की रेंज कितनी थी? लगभग 9 to 10 किलोमीटर, ठीक है। आकाश की कितनी थी? 25 किलोमीटर। लेकिन सोचो अगर हमें इससे दूर किसी के वेपन को, किसी की मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना है, अपने आप को बचाना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास ऐसी मिसाइल होनी चाहिए जो दूर तक उसको काम करे।
ठीक है। तो हमने क्या बनाया, क्या लिया, S-400, किससे लिया, रशिया से। कितने, 5 यूनिट, ठीक है, लगभग 40-42 हजार करोड़ रुपए में। तो S-400 भी हमने कहां से ले रखा है, रशिया। जैसे आपने सुना होगा, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, जैसे आपका इजराइल है, इजराइल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम कौन सा है, तो आपने पढ़ा होगा आयरन डोम, ठीक है। हमारे पास कौन सा है, तो हमारे पास कौन सा है, S-400, वो हमने रशिया से ले रखा है, ठीक है। उसके बाद कमो का 2026 200, ये भी कहां पे बनने शुरू हो जाएंगे, इंडिया में। मेड इन जो इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, उसके अंडर में ये वाले वेपन्स भी इंडिया में बनने शुरू हो जाएंगे। तो रिलेशन काफी अच्छा है हमारा इसके साथ। कुछ पॉइंट याद रखना, जैसे एक एक्सरसाइज है इंदिरा एक्सरसाइज, आपसे पूछ लेगा इंदिरा एक्सरसाइज किस किस के बीच में कंडक्ट की जाती है, तो इंदिरा एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड द रशिया। और कैसी एक्सरसाइज है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ठीक है, तीनों की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो बेसिक सा ध्यान रखना। और क्या क्या आपने सुना होगा, भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बेसिकली, इसमें आपने एक नाम सुना होगा कुंडनकुलम। कुंडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है, तो याद रखना रशिया की हेल्प से। किसकी हेल्प से, रशिया। शायद आपको याद होगा, भारत में जो पहला फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था, वो कब लगा था, 1969 में। कहां पर लगा था, तारापुर, महाराष्ट्र। और जो तारापुर महाराष्ट्र में ये लगा था, इसके टाइम पर हमारे जो पीएम थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी। ध्यान रखना, इस तारापुर को किसकी हेल्प से बनाया गया था, फ्रांस की हेल्प से। किसकी हेल्प से, फ्रांस। लेकिन अभी जो लगाया गया है ये जो कुंडनकुलम, ये किसकी हेल्प से, रशिया की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और 8 हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हैं। उसके बाद रोपर पावर प्रोजेक्ट, ये कहां पे लगाया जा रहा है, बांग्लादेश। किस किस की हेल्प से, तो याद रखना इंडिया और रशिया दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, आपके बांग्लादेश में भी एक पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव उनके ध्यान रखना। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि वहां से यहाँ पर एक ट्रेन भर के आई थी कोयले से, तो वो जो एनसीटीसी जो प्रोजेक्ट था वो भी ध्यान रखना, ठीक है। उनका जो यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको भी ध्यान रखना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप कंटिन्यू बने हुए हो तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी और होनी भी चाहिए, समझ गए। अब आज वाली जो मीटिंग है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो मोदी जी वहां गए और जैसे मोदी जी वहां पर पहुंचे तो मोदी जी को क्या दे दिया गया, तो अच्छा यहां से एक वर्ड और समझना, बायलैटरल ट्रेड क्या होता है। बायलैटरल ट्रेड का मतलब होता है कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होना, ठीक है। ये हमारा कितना करने का टारगेट है, 100 बिलियन, ठीक है। आपसे पूछेगा कब से स्टार्ट हुआ था, तो याद रखना एक ट्रीटी है BIT, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जो आज के दिन 75 कंट्रीज के साथ हमारी साइंड है और जिसके अंदर 66 कंट्रीज के साथ हम BIT करते भी हैं। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, बायलैटरल ट्रेड, ठीक है। अब बात समझना ये कब से स्टार्ट हुआ था BIT, तो ये स्टार्ट हुआ था 1994 में। सबसे पहले किया था हमने किसके साथ, यूके के साथ, ठीक है। और स्टार्ट कब हो गई थी, 1993 में। लेकिन पहली कंट्री जो BIT के अंडर हमारे साथ जुड़ी वो कौन थी, तो आपकी यूके, यूनाइटेड किंगडम। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पर क्या आए थे, देखो आपने पढ़ा होगा, हमारे इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। और जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो हमारे पास पैसा नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि हम कैसी कंट्री थे, हम सोशलिस्ट कंट्री थे। आपने सुना होगा सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़े थे 1976 में। तो हम कैसी कंट्री थे, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब मैक्सिमम ओनरशिप किसकी होना, सरकार की होना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जियो बीएसएनएल बर्बाद हो गया, जियो कामयाब हो गया क्योंकि ये प्राइवेट है, वो सरकारी था, तो हमारा देश भी बर्बाद हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। तो हमें सोशलिज्म को छोड़कर कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ना पड़ा। और जब हमें कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ना पड़ा तो 1991-92 के बजट में जो आपके मनमोहन सिंह थे, जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन मनमोहन सिंह ने कॉन्सेप्ट लेकर आए LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइज मतलब लाइसेंस फ्री कर दिया, 6 इंडस्ट्रीज को छोड़कर, ड्रग्स, लीकर, डिफेंस, इन सब को छोड़कर 6 टोटल इनका लाइसेंस फ्री, कोई कंपनी भारत में आए कोई भी ट्रेड करे। प्राइवेटाइजेशन सब प्राइवेट कर दिया, छोड़कर किसको, इंडियन रेलवे, और उसके साथ साथ किसको, तो आपके जो एटॉमिक पावर है उसको छोड़कर क्या कर दिया, सबको प्राइवेट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे यहां पर बाहर से पैसा आने लगा। तो इसके बाद भारत में पहली बार भारत कई कंपनियों से इन्वेस्टमेंट लेना शुरू किया गया, BIT। समझ गए ना कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, 1993 में, 1994 में पहला यूके से। आज के दिन किस दिनों से होता है, 75 से साइंड है, 66 से करते हैं। लेटेस्ट कौन जुड़ा था, UAE जुड़ा था, जो हम हैंडआउट में पढ़ चुके हैं, अप्रैल मार्च जो भी था उसमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मेरा आपसे घर के लिए क्वेश्चन है कि जब मोदी जी यहां पर गए तो मोदी जी को वहां का रशिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है, जैसे भारत का है आपका भारत रत्न,
जैसे अभी भूटान का मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गाइलेपो, सेम ऐसे ही कौन सा मिला है? तो रशिया का। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि रशिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है जो मोदी जी को अभी दिया गया है, ठीक है, इस बात को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। समझ गए? ठीक है। इंडिया रशिया टू बूस्ट बायलेटरल ट्रेड टू 100 बिलियन बाय द 2030। तो ये न्यूज कई जगह कवर की गई है, ठीक है, लगभग हर आर्टिकल में ही इसको क्या किया गया है? कवर किया गया है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि देखो, जब ये गले मिल रहे हैं, जब हम उनसे मिले हुए हैं, देखो 1971 में किसी ने हमारी हेल्प नहीं की थी। जब अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से हमारे से लड़ने के लिए आ रहा था, जब उनको लग रहा था पाकिस्तान कमजोर पड़ गया 1971 वाली वॉर में, तब रशिया था जिसने अपने जहाजों को खड़ा कर दिया था इंडियन ओशियन में अमेरिका के अगेंस्ट। तब से हम इनको क्या करते आए हैं? सपोर्ट करते आए हैं, ठीक है। रशिया यूक्रेन देख लो, हम साइलेंट रहे, हम कुछ नहीं बोले। अभी इजराइल हमास, हम साइलेंट रहते, हम कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनकी तरफ थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये भी हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और इससे जो आपने देखा होगा जेलेंस्की, जो आपके क्या बोलते हैं उसको, यूक्रेन जिसके साथ इनकी लड़ाई चल रही है, उसका जो प्रेसिडेंट है, उसने इस बात की, कह सकता हूं कि इसको बुरा भी बताया है ना, कहा कि देखो दुनिया की सबसे बड़ी, आपने देखा होगा ये हेडिंग आज के बहुत सारे न्यूज़पेपर में, कि दुनिया के सबसे बड़े जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र देश है, उसका जो पीएम है वो एक कह सकता हूं टेररिस्ट या एक बदमाश के साथ में घूम रहा है आज के दिन, है ना। तो ऐसा कुछ भी उन्होंने स्टेटमेंट दी होती है, ठीक है। अब समझना, कोई किसी के लिए बदमाश होता है, कोई किसी के लिए अच्छा होता है ना। आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते, आपको पता है ये बात। जैसे अगर मैं बात करूं नादिर शाह भारत आया था 1739 में, भारत को लूट कर ले गया, ठीक है। आपका कोहिनूर का डायमंड, आपका पिकॉक थ्रोन या गोल्डन थ्रोन जो था शाहजहां ने बनाया था, सब लूट ले गया, 70 करोड़ रुपए लूट ले गया। और अपने स्टेट में जाने के बाद, ईरान में जाने के बाद, उसको ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं, नेपोलियन ऑफ ईरान, उसने 3 साल तक टैक्स नहीं लिया। तो वहां के लोग उसे भगवान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। हम उसे शैतान मानते हैं, क्योंकि वो हमें लूट कर ले गया था। समझ गए ना? सेम अहमद शाह अब्दाली, वहां के लोग उसकी पूजा करते हैं। वो यहाँ पे एक दिन में 40,000 मराठाओं को मार के चला गया था पानीपत की 3rd बैटल में, ठीक है। तो बाद की बातें आप ये सब समझते हो, हमें इंडिया रशिया के रिलेशंस पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। पतंजलि टेल्स सुप्रीम कोर्ट इट इंस्ट्रक्टेड स्टोर्स टू रिमूव 14 मेडिसिन्स। देखो, आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि जो पतंजलि के बाबा रामदेव थे, इन्होंने फेक एडवर्टाइजमेंट कराए थे, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी। कह रहे थे कि हमारे इन प्रोडक्ट से ये फायदा हो जाएगा। जैसे इनका एक प्रोडक्ट था पतंजलि की दृष्टि आई ड्रॉप, जिसके बारे में कहते थे कि आंखें बिल्कुल सही हो जाती हैं, ठीक है। हालांकि मैं भी उसका एक रेगुलर यूजर था, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो वह क्या, ऐसे 14 प्रोडक्ट्स थे जिनको बैन करने की बात की थी, जिनको कहा गया था कि झूठी इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो क्या भारत में आप कुछ भी बेच सकते हो? क्या आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बोल दोगे कि मेरी एक दवाई खा लो शुगर ठीक हो जाएगा, मेरी एक दवाई खा लो तुम्हारे बाल उगने शुरू हो जाएंगे? तो ये सब नहीं कर सकते, आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। कैसे? तो कुछ ना कुछ एक्ट भी होंगे। तो देखो, हमारे यहां पर एक एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो इनिशियली कब आया था? 1986 में। हमने उसको रिप्लेस कर दिया 2019 में, कुछ नई चीजें जोड़ दी, उसमें अमेंडमेंट कर दिया। तो अगर पूछे कंज्यूमर राइट्स या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986। उसको रिप्लेस कब कर दिया गया? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से रिप्लेस कर दिया हमने, सिंपल, ठीक है। अच्छा, किसके लिए काम करता है? फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, इनको बैन करता है। एक्शन इफ फाउंड डेंजरस या हजार्डियस, अगर आपकी इंफॉर्मेशन, जैसे इन्होंने कहा था कोरोनिल के बारे में, जब कोरोना चल रहा था, दुनिया मर रही थी, ठीक है, तब ये कह रहे थे कि कोरोना से बचने के लिए मैंने एक दवाई बनाई है कोरोनिल, वो ले लो, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, कोरोना आपको होगा ही नहीं। तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें थी। इन्होंने खूब करोड़ों रुपए छापे भी, ठीक है, और उसी चक्कर में फंस भी गए। आप समझते हो इस बात को, ठीक है। तो अगर आप इसमें पाए गए कि बहुत ज्यादा डेंजरस प्रोडक्ट है, तो आपको उसको में सजा भी हो सकती है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू कब हुआ था? तो इट वाज इनेक्टेड इन 2020। आया कब था? दोबारा से रिप्लेस होके 2019। समझ गए? उसके बाद याद रखना और कौन कौन से एक्ट हैं, जैसे द ड्रग्स एंड अदर मेडिकल रेमेडीज एक्ट, जिसको हम कहते हैं डोमा। इस डोमा एक्ट के सेक्शन नंबर 4 में, याद रखना, सेक्शन नंबर 4 में ये बात लिखी हुई है कि अगर आप ऐसी कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते पाए गए और वो प्रोडक्ट हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस या डेंजरस हुआ,
और उससे हमारी हेल्थ को कोई नुकसान हुआ और तुम उसको बेचते पाए गए, तो इस एक्ट के सेक्शन 4 के अंडर आपको कम से कम 6 महीने की सजा हो सकती है। और अगर आप दोबारा ऐसा करता पाए गए तो आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल की सजा भी हो सकती है। तो अभी बाबा रामदेव के ऊपर वो केस चल रहा है, आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। रामदेव बाबा ने अभी कहा है सुप्रीम कोर्ट को, या पतंजलि ने कहा है कि हमने क्या कर दिया, 14 जो प्रोडक्ट थे उनको अपने स्टोर से रिमूव करने के लिए सबको बोल दिया है, ठीक है। और अभी इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी और भी क्या चल रहा है, इनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कौन कौन से एक्ट है जो आपको बचाते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट कौन सा है, चलते हैं। कमेटी प्रपोज ओपनिंग ऑफ द रत्न भंडार। देखो आपके सामने एक इमेज बनी हुई, ये बेसिकली किसकी इमेज है, भगवान जगन्नाथ। और भगवान जगन्नाथ मतलब भगवान श्री कृष्ण, है ना। ये मंदिर कहां पे है तो आप जानते हो, जगन्नाथपुरी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस मंदिर के अंदर कहा गया कि एक जो कमेटी है उसने कहा, भुवनेश्वर में एक कमेटी ने कहा कि ये जो जगन्नाथ टेम्पल है ना, उसका जो रत्न भंडार है वो पिछले 46 साल से खुला नहीं है। 1978 में लास्ट टाइम खुला था, उसको खोलो। अब ये क्या है रत्न भंडार, तो देखो आपका जो मंदिर है ना उसके बेसिकली 2 चैम्बर है, एक इनर चैम्बर एक आउटर चैम्बर। इनर वाले को कह दिया भीतर, आउटर वाले को कह दिया बाहर, ठीक है। तो बाहर वाले चैम्बर में तो पूजा पाठ और ये रथ यात्रा ये सब निकलते ही है, लेकिन जो अंदर वाला चैम्बर है, जो इनर चैम्बर है, वो पिछले 46 ईयर से खुला नहीं है। तो कहा गया कि उसको खोला जाए। क्यों खोला जाए? क्योंकि उसके अंदर, उसकी दीवारों के अंदर क्या देखा गया, उसकी दीवारों के अंदर क्रैक देखे गए। और जब क्रैक देखे गए तो पता चला कि कहीं ये बिल्डिंग गिर ना जाए। तो होगा क्या, तो देखो इस मंदिर के अंदर साफ साफ लिखा है, इसके भीतर वाले चैम्बर में लगभग इसके अंदर 128 किलो सोना रखा हुआ है, 128 किलो सोना। और सोने का रेट आप जानते हो ना, 74,000 पर 10 ग्राम चल रहा है। तो 10 ग्राम का 74,000, 100 ग्राम का 7,40,000, है ना। ऐसे 1 किलो का 74 लाख, आप मल्टीप्लाई कर लो, इतने रुपए का सोना पड़ा है वहां पे, ठीक है। सिल्वर के जो है टोटल 221.53 केजी सिल्वर है। और बहुत सारे उसके अंदर प्रोडक्ट रखे हुए हैं जो भगवान को चढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अब एक बात निकल के आती, क्या ये जो मंदिर होता है इनमें आप पैसा चढ़ा सकते हो क्या? बिल्कुल चढ़ा सकते हो। क्या कोई पर्सन रिलीजियस या रिलीजन के नाम पे पैसा इकट्ठा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आर्टिकल 26 हमने बहुत बार पढ़ा है। कोई भी पर्सन रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकता है, आपका फंडामेंटल राइट है। जैसे मैंने उस दिन बाबा वाला केस पढ़ाया था, भोले बाबा, तो हमने अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसको क्यों खोलने की बात की जा रही है, तो समझ गए ना, इसके अंदर ये सब लिखा हुआ है, रखा हुआ है। अच्छा, किसको डेडिकेटेड ये मंदिर, तो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को और उनके भाई बलभद्र को, ठीक है। और उनके जो उसके साथ उनके जो सिबलिंग्स है, बहन कौन, देवी सुभद्रा, इन तीनों को क्या है, डेडिकेटेड है। कौन सा? जगन्नाथ टेम्पल। सिंपल सा ध्यान रखना, ठीक है। आपसे पूछेगा कि ये किस स्टाइल में बना हुआ है, तो याद रखना कलिंग स्टाइल में बना हुआ है। अब कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो, तो आपका राम मंदिर अभी बना था, राम मंदिर कौन सी स्टाइल में बना था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि राम मंदिर के बनाने की स्टाइल कौन सी है। ऐसे ही इस मंदिर को कैसे बना रखा है, जगन्नाथ टेम्पल को, तो याद रखना इसको बना रखा है आपके इस वाले स्टाइल में, जिसको क्या कहा जाता है, कलिंगा आर्किटेक्चर। होता क्या, देखो कलिंगा आर्किटेक्चर में सबसे पीछे होता है गर्भगृह, जहां भगवान की मूर्ति लगी होती है, ठीक है। उस गर्भगृह के ऊपर ये एक टोम जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है रेखा देवला, ठीक है। उसके आगे एक बना होता है पीधा देवला, ठीक है। और उसके आगे ये होल बने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे क्या बना होता है, एक्सिस वेस्ट ईस्ट की तरफ इसकी लोकेशन होती है, और इसको कहते हैं खाखरा देवला। यहां से एंट्री होती है, यहां पे भगवान के गर्भगृह बना होता है, ठीक है। जैसे आपने राम मंदिर में रामलला का गर्भगृह ये सब सुना होगा, देखा होगा न्यूज में, ठीक है। वो तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, पहले ये स्ट्रक्चर, फिर ये स्ट्रक्चर, फिर ये स्ट्रक्चर, इस पूरी स्ट्रक्चर से बने हुए मंदिरों को क्या कह देते हैं हम लोग, तो कलिंगा आर्किटेक्चर कह देते हैं। तो ये किस आर्किटेक्चर में बना है, कलिंग आर्किटेक्चर। और अगर आर्किटेक्चर की बात आई है तो समझना दिक्कत क्या है, उसकी बिल्डिंगें टूट रही हैं, तो एक डिपार्टमेंट है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस ASI को कहा गया कि भाई तुम क्या करो, इसको देखो कि इसमें ये कहीं गिर ना जाए, इसका नुकसान ना हो जाए। अगर बिल्डिंग गिरे, रातों रात सोना चोरी हो जाए ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ASI डिपार्टमेंट को कहा गया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि व्हेन वाज द ASI फॉर्म्ड, कब ASI की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो हमारी बिल्डिंग्स की, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में पता करता है। जैसे राम मंदिर की खुदाई भी किसने की थी, ASI ने। उसी के डाटा के बाद तो ये सारा डाटा लफड़ा शुरू हुआ था। बात समझ में आ रही है?
तो इस ज्ञान व्यापी मस्जिद जो था उसके अंदर भी आपने सुना होगा ये वाला एएसआई के बारे में, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि बना कब था, इज इट 1851 और 1861? चलो 2 ऑप्शन दे दिए मैंने, ठीक है। अब बताना, चले आगे नेक्स्ट। और राम मंदिर किस स्टाइल में बना था वो भी आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखो न्यूज क्या है, यह है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन को अभी अपॉइंट कर दिया गया है किसके एडवाइजर के लिए, एनटीईपी। क्या है एनटीईपी? तो सिंपल सा समझना, देखो बेसिकली होता क्या है, आपने एक वर्ड सुना होगा टीबी, है ना, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। बेसिक अगर देखो तो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का एडवाइजर इनको अपॉइंट कर दिया। अब ये न्यूज में याद रखना नाम अच्छे से, सौम्या स्वामीनाथन। अच्छा टीबी क्या होता है, तो देखो टीबी एक बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो बेसिकली आपके लंग्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। और याद रखना टीबी सिर्फ लंग्स की नहीं होती है, टीबी आपके बॉडी में किसी भी पार्ट पर, बॉडी के किसी भी हिस्से पर टीबी हो सकता है। इधर ये आपके बोन्स में हो सकता है, ठीक है, आपके दिमाग में हो सकता है, आपके कहीं भी टीबी हो सकता है। जो टीबी आपके लंग्स में होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो पल्मोनरी टीबी कह देते हैं। जो टीबी आपके लंग्स के अलावा कहीं होता है तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कह देते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना। अब एक बात समझना, फैलता किससे है, तो कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीबी, ठीक है। और याद रखना ये एक ऐसी डिजीज है जो क्योरेबल भी है, ठीक है, और इसको क्योर किया जा सकता है इससे, लेकिन अगर सही वक्त पर क्योर नहीं किया गया तो इससे डेथ भी हो जाती है। समझ गए, बात समझ में आ रही है ना। अब टीबी से मरने वाला आज हम इतना आगे आ चुके हैं, और आज भी अगर हम बैक्टीरिया से इनसे डेथ हो रही है हमारी, जो बहुत पहले से चला रहा है। ये डिजीज तो कहा जाता है कि 3000 BC से चली आ रही है। इजिप्ट जो है आपका, उस इजिप्ट के अंदर जो मेसोपोटामिया की जो वो थी सिविलाइजेशन, वहां से हमें प्रूफ मिला है कि वहां पे 3000 BC पहले भी क्या होता था, इजिप्ट में टीबी चलती थी, यानी टीबी बहुत पहले से चला आ रहा है। तो आज हम इतने सालों के बाद भी, इतने मॉडर्न होने के बाद भी अगर टीबी से मुक्त नहीं हो पाए तो क्या फायदा। तो टीबी मुक्त भारत अभियान कब चला था ये भी पता होना चाहिए। अगर मुक्त की बात आ रही है तो टीबी मुक्त भारत अभियान, और टीबी मुक्त भारत का जो अभियान था कब स्टार्ट हुआ था, 2022 आपके पीएम मोदी जी ने स्टार्ट किया था। कब का टारगेट है, तो इनका टारगेट ईयर कौन सा है कि इसको एलिमिनेट करना है, 2025 इज द टारगेट ईयर फॉर द टीबी एलिमिनेशन फॉर इंडिया। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड, और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूंगा तो कोई भी डिजीज आ जाएगी तो एक डिपार्टमेंट आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, 7 अप्रैल 1948, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये बेसिक तो आपको पता हो चुके होंगे अब तक, ठीक है। अब इसका टारगेट कौन सा है कि वर्ल्ड से टीबी फ्री कर देना, तो इसका टारगेट ईयरली याद करना, लिख लेना इसको 2030, 2030 इसका टारगेट ईयर है, 2025 हमारा टारगेट ईयर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना टीबी को, और किनको इनका नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का हेड बना दिया गया है या एडवाइजर, तो सौम्या स्वामीनाथन, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। आगे चलें। डे आफ्टर टेरर स्ट्राइक कठुआ सीज प्रोटेस्ट अगेन पाकिस्तान। देखो आपने देखा होगा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत सारी होती रहती हैं और हम इनसे बहुत दुखी हो चुके हैं। और ज्यादातर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है ना, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से होती हैं, कि हमारे बॉर्डर के दूसरी तरफ जो देश है ना, वो हमारे यहाँ पर टेररिज्म फैलाते हैं। जैसे चाइना, हालांकि चाइना टेररिज्म नहीं फैलाता, वो खुद ही अटैक कर देता है, वो अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान जो है ना, वो इतना बुरा कह सकता हूं एक कैरेक्टर है कि जो हमारे अंदर, हमारे देश में टेररिस्टों को भेजता है, फिर अंदर ब्लास्ट करवाता है। चाइना ये हरकतें नहीं करता। चाइना बॉर्डर पे, आपके बॉर्डर आपने यहां तक तार लगा रखे थे, आप सो गए रात को, अपने तारों को उठाकर उसने आगे सरका दिया, अपनी जमीन बढ़ा ली, वो ये हरकतें करता है। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन मेजर हरकतें कहां से होती हैं, हालांकि वहां से होती है टेररिस्ट एक्टिविटी, लेकिन ऐसे नहीं होती जितनी यहां पर होती है, ठीक है। अब एक बात समझना कि ये जो क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटी होती है टेररिज्म, इसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ सरकार को करना पड़ेगा, ये नीड आ चुकी है। क्योंकि पीएम मोदी जी के ओथ लेने के विद इन 3 डेज आपने देखा कितने इंसिडेंट हो चुके हैं, ठीक है। उसके तीसरे दिन ही रियासी डिस्ट्रिक्ट आपने देखा होगा, बस पे अटैक हो गया, ठीक है। अभी कल अटैक हो गया जिसमें हमारे कुछ सोल्जर्स भी बेचारे शहीद हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रही है।
एक तरफ तो आप कहते हो कि हम आर्मी को अग्निवीर बना देंगे, 4 साल की नौकरी दे देंगे, एक तरफ तो उस 4 साल के बंदे को जिसको हथियार नहीं चलाना आता, जिसकी ट्रेनिंग 1 साल की भी नहीं है, उसको तुम भेज दे रहे हो बॉर्डर पे। तो हमें क्या करना होगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भी ठीक करना होगा, हमारी आर्मी को भी, आर्मी की जो इंटेलिजेंस है उसको भी बहुत हाई करना पड़ेगा। ठीक है, बस उसी के ऊपर इस वाले आर्टिकल्स के अगर देखोगे तो हर न्यूज में ये तुम्हें मिल जाएंगे, इंडियन एक्सप्रेस में भी, द हिंदू में भी किसी ना किसी तरीके से इसको टैकल किया हुआ होगा। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म किया जा सकता है। तो उसका आंसर सिंपल सा ये है कि आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो इजराइल के चारों तरफ 4 मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि कभी इजराइल के ऊपर इतना नुकसान पहुंचा दे। चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज से घिरा होने के बाद भी वो टिका हुआ है सिर्फ टेक्नोलॉजी, अपने वेपन्स के दम पर। ठीक है, वो गलत है, सही है, पैलेस्टाइन को उसने कैप्चर कर लिया, उनको खत्म कर दिया, वो बाद की बात है, लेकिन हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तो देखो हमारे साथ कौन कौन से कंट्रीज बाउंड्री लगाते हैं, हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आपके एग्जाम में कभी भी ज्योग्राफी नहीं आती, लेकिन बेसिक ज्योग्राफी आती है, आपको आनी भी चाहिए। और हमेशा अपने घर में देखो, हमें अपना घर पता होता है कि मेरे घर में मैं जाऊंगा तो मेरे दादा दादी कहाँ, कौन से कमरे में है, किचन कहाँ पे है, ठीक है, मेरे को खाना कहाँ बैठ के खाना है, ठीक है, ये सब हमें पता होता है। सेम ऐसे हमारे भारत में क्या हमें पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, तेलंगाना कहाँ पे है, ठीक है, क्या उनमें न्यूज चलती रहती है, तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए अपने घर का। और अपने घर के साथ साथ अपने पड़ोसियों का, नेबर्स का भी हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पड़ोसी कौन है, जैसे हमारा पड़ोसी किसी का घर होगा, श्याम राम मोहन जो भी है, सेम ऐसे कोई ना कोई देश होगा। तो कौन कौन से देश है, कितने देश हमसे बाउंड्री लगाते हैं, टोटल 7। कौन कौन से, बांग्लादेश सबसे हाईएस्ट बाउंड्री 4096 किलोमीटर, फिर चाइना 3488 किलोमीटर, और ये चाइना मैकमोहन वाली लाइन बता रहा हूं, ठीक है, LOAC का कॉन्सेप्ट अलग है, वो कम मानता है, ठीक है, वो 2000 ही मानता है। पाकिस्तान से 3323, नेपाल से 1751, म्यांमार से 1643, ये तो हमने जो अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले FMR है ना, फ्री मूवमेंट रिजाइम, उसमें भी पढ़ा था कि उसको कैंसिल कर दिया था हमने, ठीक है। भूटान 699 और अफगानिस्तान 106। सबसे कम किससे, भूटान से, सबसे ज्यादा किससे, बांग्लादेश से। टोटल 15,106.7 किलोमीटर हम उससे बाउंड्री लगाते हैं। बात समझ में आ रही है। अब एक बात निकल के आती है कि ये जो कंट्रीज हैं, इनसे जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या नहीं किया। अच्छा, उससे पहले 2014 के बाद का जो डाटा मैं लेकर आया हूं, जो मैंने PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट से उठाया है, ठीक है, जो सरकार की एक कह सकता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने पढ़ाया भी था उस दिन, जो अभी फैक्ट चेक यूनिट बना रही थी उस समय भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो PIB है, ये सारी सरकार की तरफ से रिपोर्ट देता है। तो इसकी रिपोर्ट है जो ओरिजिनल इनकी वेबसाइट पर, सरकार की वेबसाइट पे है। 2014 के बाद से भारत में कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं, तो देखो 2014 में, ये मैं कहां के लिख रहा हूं मैं, जम्मू एंड कश्मीर, और ये आपके कहां के हैं, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में 2014 में 222 टेररिस्ट अटैक हुए थे, 2015 में 208, 2016 में 322, 2017 में 342, और 2018 में 614 अटैक हुए थे, टेररिस्ट अटैक सिर्फ जम्मू कश्मीर में। और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो 2014 में 824, तो साल भर में कितने हो गए दोनों को मिलाकर, 1000, ठीक है। 574 दोनों को मिला दूं तो लगभग 800, तो 2016 में 484 दोनों को मिला दूं तो लगभग 800, ठीक है। 308 दोनों को मिला दूं तो कितना हो जाएगा, लगभग 344। तो मतलब क्या है कि ये अटैक हैं जो हमारे इंडिया पे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, और मैं वो नहीं लिख रहा जो नक्सलवादी या माओइस्ट लोग करते हैं। तो ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी है कम नहीं हुई, ये हो रही है अभी भी। वो बात की बात है कि हमें पता नहीं चलता है, हमें पता चल जाता है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना, याद नहीं करना, बस आइडिया होना चाहिए कि क्या चल रहा है भारत में, कहीं तुम सारे नंबर ही याद करने के लिए बैठ जाओ, ठीक है। सिक्योरिटी पर्सनल कितने लोग मारे गए, 47, 39, 82, 80, 91, 20, 46, 17, 12, 14। कल भी 2-4 हमारे जो फौजी थे वो शहीद हो गए, ठीक है। तो इसको डाटा को थोड़ा सा समझना। अच्छा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था NIA। आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, NIA आपने देखा होगा 2008 में जो हमारे टेररिस्ट अटैक हुआ था, ठीक है, जो ताज होटल पे अटैक हुआ था, उसके बाद से हमने क्या किया था, NIA को बनाया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी।
ठीक है, कब बनी थी? 2008 में, क्योंकि वो अटैक भी किसने किया था? पाकिस्तान से आए थे टेररिस्ट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ द टेररिज्म सेल ये बनाया। ठीक है, कि उनको फाइनेंस कैसे रोका जाए। हमने FATF बनाया, जानते हो FATF कब बना था? 1989, कुछ दिन पहले पढ़ा भी था हमने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, जो टेररिस्ट को पैसा देने को कंट्रोल करने के लिए काम करती है। ठीक है, जैसे इसकी एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट में 3 कंट्री, हम पढ़ चुके हैं इसको अच्छे से, डिस्कस में कुछ दिन पहले। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अभी इसके प्रेसिडेंट कौन बने? तो ये भी कल ये पॉइंट हुए, तो ये भी करंट का ही न्यूज है, मैंने इसी में कवर कर दिया। क्यों, कौन बने हैं? एलिसा डी एंडा मोडराजो, ये क्या बनी है? इसकी प्रेसिडेंट बनी है। FATF ये भी याद रखना। कितनी कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में है? 3। कितनी ग्रे लिस्ट में है? 22। ठीक है, ये बेसिक सा डाटा याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। डिपार्टमेंट कंज्यूमर अफेयर्स मीट्स ऑटोमोबाइल एसोसिएशन एंड पार्टनर कंपनीज टू ऑनबोर्ड देम ऑन राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया। देखो, आपने सुना होगा राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्लीप, राइट टू मैरी। ठीक है, आपने अभी पढ़ा राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ये हमारे फंडामेंटल राइट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं, मान लो कोई गरीब आदमी है, ठीक है, ऐसे समझो, वो मोबाइल ले आया और उसका मोबाइल खराब हो गया, तो सरकार को ये चाहिए कि भाई उसके मोबाइल की जो कंपनी है ना, उस कंपनी के थ्रू उसको फोर्स करके उस कंपनी का जो मोबाइल है उसको रिपेयर करने के लिए किसी भी हाल में वो रिपेयर होना चाहिए। उसके लिए क्या बनाए? राइट टू रिपेयर दे लोगों को। अगर मान लो मेरे पास ये मार्कर है, कल को खराब हो जाता है तो मैं इसको रिपेयर करवा सकूं, या मेरा फोन खराब हो जाता है मैं उसको रिपेयर करा सकूं, मेरा राइट होना चाहिए। ये नहीं है कि मोबाइल खराब हो गया, कंपनियों के लिए तो अच्छा है, रिपेयर करेंगे नहीं, भाई नया मोबाइल ले लो। अब मान लो 20,000, 50,000, 60,000 रुपए का मोबाइल है और मैं 60-70,000 रुपए के मोबाइल को खराब हो गया, उसके चक्कर में कंपनी कोई सर्विस दे नहीं रही है, मैं फिर 60-70,000 रुपए खर्च करूं? क्यों, ऐसा क्यों करूं? तो मेरे पास क्या होना चाहिए? राइट टू रिपेयर होना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे जो कंज्यूमर होता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता। जो 500 रुपए में ठीक हो सकती चीज मैं उसके 5,000 रुपए दूं, 50,000 रुपए दूं, बात समझ में आ रही ना? तो जो इकोनॉमिकल बर्डन है हमारे यहाँ पर लोगों पे, कंज्यूमर पे, वो कम होगा, पहली बात। दूसरा, जितना राइट टू रिपेयर करोगे उससे क्या होगा? ई वेस्ट कम होगा, फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, क्या है राइट टू रिपेयर? कब स्टार्ट हुआ था? तो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2022 में इसको स्टार्ट किया गया था। और कब बनाते नेशनल, जो आपका नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, तो वो होता है 24 दिसंबर, क्योंकि 1986 में क्या आया था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अभी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1986 में आया था, उस 1986 वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के फॉर्मेशन कब लागू होता है? 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर के दिन क्या बनाते हैं? नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे बनाते हैं। और 2022 से राइट टू रिपेयर को लॉन्च किया गया कि राइट टू रिपेयर होना चाहिए। समझ गए? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में आता है। लॉन्च्ड राइट टू रिपेयर टू हेल्प कंज्यूमर्स इजीली एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड द सर्विसेज फॉर द रिपेयरिंग एंड द रीयूजिंग देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कौन सा एक मिशन आ जाएगा? मिशन लाइफ। व्हाट इज मिशन लाइफ? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। देखो, ये जो मिशन लाइफ है ना, इस मिशन लाइफ को बेसिकली जो आपकी COP 26 थी, उस COP 26 में 2021 में जो हुई थी, उसके अंदर PM मोदी द्वारा, हमारे भारत के PM नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, लाइफ इनिशिएटिव, जो आपकी ग्लासगो में हुई थी। इसमें कहा गया था इस मीटिंग में कि हमें लाइफ मिशन स्टार्ट करना चाहिए, लाइफ फॉर एनवायरमेंट, हमें एनवायरमेंट को बचाना चाहिए। तो अगर मैं उस प्रोडक्ट को बार बार रिपेयर करके यूज करूंगा तो क्या होगा? वेस्ट तो बचेगा ना, एनवायरमेंटल वेस्ट तो कम होगा, पोल्यूशन वगैरह ये तो कम होंगे। तो ये कौन सा मिशन है? लाइफ मिशन। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा एग्जाम में कि व्हाट इज लाइफ मिशन, तो याद रखना लाइफ फॉर एनवायरमेंट। कब स्टार्ट हुआ था? 2021 में लॉन्च किया गया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको? तो नरेंद्र मोदी जी ने COP 26 के अंदर 2021 में, जो आपकी कहां पर हुई थी? ग्लासगो में हुई थी, वहां पे इसको लॉन्च किया था। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। दुनिया का बहुत सारे देश है, USA, UK, यूरोपियन यूनियन, ये सब राइट टू रिपेयर का यूज करते हैं। ठीक है, हमें भी करना चाहिए। समझ गए ना क्या है राइट टू रिपेयर? जागो ग्राहक जागो, है ना, वो वाली बात है। अच्छा, इसमें कुछ कंपनीज भी हैं, जैसे कि आपकी सैमसंग है, होंडा है, कैंटारो है, ठीक है, आपकी हीरो मोटरकॉर्प है, इन्होंने डील कर रखी है, ये ब्रांड बने हुए किसके? इस क्या बोलते हैं, राइट टू रिपेयर वाले स्कीम के, कि ये उसके साथ, भारत सरकार के साथ काम करने को तैयार है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा याद रखना राइट टू रिपेयर क्या है।
नेक्स्ट, इफ यू कांट फिक्स इट यू डोंट ऑन इट। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इफ यू कांट फिक्स इट यू डोंट ऑन इट। रिपेयर इज बेटर देन रिसाइकलिंग, समझ सकते हो आप। रिपेयर सेव्स योर मनी, बिल्कुल सही बात है। रिपेयर टीचेस इंजीनियरिंग, हाँ आपको इंजीनियरिंग भी सिखा देगी। ठीक है, जैसे आपकी घड़ी खराब हो जाती है, ठीक खुद से ठीक कर लो। ठीक है, जो आपकी जो डिजिटल घड़ियां आती थी पहले, आजकल डिजिटल आ गई, जो एनालॉग वाली आप कर सकते हो। ठीक है, रिपेयर सेव्स द प्लेनेट, ये भी सेव करता है। ठीक है, आप समझ सकते हो बेसिक सा। वर्ल्ड वेंट थ्रू इट्स वार्मेस्ट जून सेज कोपरनिकस क्लाइमेट सेंटर। देखो जो कोपरनिकस क्लाइमेट सेंटर है ना, ये बेसिकली है क्या? तो ये आपका C3S के नाम से जाना जाता है। बेसिक फैक्चुअल डाटा है, देखना। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस कब स्टार्ट हुआ था? 2014। किसने स्टार्ट किया था? तो यूरोपियन यूनियन ने। मैंने बताया था 1993 में बना था यूरोपियन यूनियन, और इसमें 27 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सारे क्लाइमेट का डाटा हमें दे देता है। ठीक है, यूरोप और यूरोप के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट का डाटा हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कोपरनिकस जून 2024 मार्क्स 12th मंथ ऑफ द ग्लोबल टेम्परेचर रीचिंग 1.5 डिग्री अबोव द प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर। हमने कहा था कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हुआ और गलती से 2 तक चला गया, तो इसके बीच में क्या होगा? पूरी की पूरी जो अर्थ है उसके जो ग्लेशियर्स है नॉर्थ पोल्स पे साउथ पोल पे, वो पिघल जाएंगे। पूरी धरती क्या हो जाएगी? पानी में हो जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमने एक कार्बन न्यूट्रल का भी हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया था, हम बार बार पढ़ चुके हैं, आपको याद भी हो चुका होगा। वर्ल्ड के लिए कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट है 2050, और इंडिया के लिए कौन सा है? तो 2070। ठीक है, तो टेम्परेचर की बात हो रही है कि ये जो जून है ये सबसे क्या था? गर्म रहा है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कहता है, और इस चीज को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। अर्थ कोर इज नाउ रोटेटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन। देखो अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो हमारी अर्थ है ना, उस अर्थ की जो कोर है ना, वो क्या कर रही है? वो वापिस जो आपकी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। कैसे? देखो मैंने कहा कि आपकी जो अर्थ है उसकी बेसिक से अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये मान लो उसका एक टुकड़ा मैंने निकाला। सबसे ऊपर क्या होती है? क्रस्ट। फिर क्या आती है? मेंटल। ठीक है, फिर क्या आती है आपके सामने? कोर। बीच में क्या है? तो लिक्विड फॉर्म में आयरन भरा हुआ इनर कोर कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं? तो सियाल, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। इसी को कह देते हैं सीमा, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। इसमें क्या होता है? निफे, निकेल प्लस आयरन मैक्सिमम। यहाँ पे आयरन लिक्विड फॉर्म में होता है। और आपको पता होना चाहिए हमारी अर्थ लगभग 29.5 किलोमीटर पर सेकंड से रोटेट करती है। ठीक है, लगभग 1648 किलोमीटर पर आवर में ये घूम जाती है, इतनी स्पीड से चलती है। बात समझ में आ रही है? अब मैंने कहा कि जब ये इतनी स्पीड से घूम रही है, तो ऐसा मान लो कि एक फुटबॉल है, उसके अंदर एक फुटबॉल है, उसके अंदर एक फुटबॉल है, और घुमा रहे हो। तो जब घुमाओगे तो बीच में जो लेयर्स उनके बीच फ्रिक्शन होता होगा। तो जब इसमें फ्रिक्शन होता होगा तो यहाँ पर, और इसमें फ्रिक्शन होता होगा तो यहाँ पर क्या हो जाते होंगे? फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन से गर्मी होती है। अपने हाथों को ऐसे रगड़ के देखो तो तुम्हें गर्मी फील होगी। तो जैसे ऐसे गर्मी फील होगी तो ये इतनी स्पीड से घूम रहे होंगे तो आपस में मेल्ट हो जाते होंगे। मेल्ट होने के बाद यहाँ पे लिक्विड स्टेट हो जाता होगा, और ये जो मोल्टन स्टेट होती है इसको हम क्या कह देते हैं? मैग्मा। और जब ये बाहर निकल जाता है तो इसे लावा कह देते हैं, जब अर्थ के बाहर आ जाता है। और आपको पता है कि यहाँ पर क्या रखी रहती है? प्लेट्स मूव करती हैं। अब मैंने कहा कि जो सबसे इनर है ना, जो सबसे इनर कोर है जिसमें आयरन भरा हुआ है, याद रखना, यहां से यहां तक और फिर इतना ही नीचे चले जाओ तो पूरी अर्थ हो गई। तो अर्थ का डायामीटर अगर तुमसे पूछे, बेसिक ज्योग्राफी, अर्थ का डायामीटर तो कितना है? अर्थ का डायामीटर तो 12,756 किलोमीटर अर्थ का डायामीटर है। समझ गए? 12,756 किलोमीटर का लगभग क्या है हमारी अर्थ का डायामीटर। ठीक है, सन का डायमीटर कितना है? तो सन का डायमीटर याद रखना कितना है लगभग, या उसके रेडियस की बात करो तो 696,000 किलोमीटर, 6,96,000 किलोमीटर रेडियस है। तो डायमीटर तो 14 लाख किलोमीटर के पास चला गया। अगर पूछे मून का डायमीटर कौन सा है, तो याद रखना मून का डायमीटर कितना है? तो लगभग कितना है उसका? 3700 किलोमीटर। ठीक है, 3600-3700 किलोमीटर का डायमीटर होता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना। एक सन बराबर कितने होते हैं? तो 109 अर्थ। ये सब बेसिक पॉइंट आपको पता होंगे। ठीक है, अब ये जो न्यूज है उससे क्या हुआ? ये जो इनर जो स्ट्रक्चर है ना, जो इनर जो कोर है, ये कह रहे हैं कि क्या करने लगी? इज नाउ रोटेटिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। अब ये उल्टी डायरेक्शन में घूम रही है। और जब अच्छा याद रखना, पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है ना, उसके सारे के सारे प्लेनेट्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, उल्टे। दो ऐसे जो
क्लॉकवाइज घूमते हैं, वो कौन से हैं? तो वीनस और यूरेनस, ठीक है। अब ये जो इनर जो कोर है ये उल्टी घूमने लगी, तो क्या होगा, जब ये उल्टी घूमेगी तो ये वाली जो है इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अल्टीमेटली साइंटिस्टों ने कहा अभी कि अगर ऐसा हुआ तो जो अर्थ टू मूव फास्टर एंड द शॉर्टन्स द लेंथ ऑफ द डे, दिस शिफ्ट कोज अर्थ टू मूव फास्टर एंड शॉर्टन्स द लेंथ ऑफ द डे। डे की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। इन टर्म्स ऑफ दैट इन इफेक्ट इन ए पर्सन्स लाइफ टाइम, ये क्या होगा, उस इंसान की जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका भी कुछ नहीं पता। लेकिन इससे हो क्या रहा है, रिसर्चर्स हाईलाइटेड दैट व्हेन द कोर स्पिन्स स्लोली द मेंटल स्पीड्स अप। ठीक है, जब कोर स्लो चल रही थी तो उससे मेंटल ज्यादा तेज चल रही थी, उससे क्या हो रहा था, अर्थ फास्ट मूव कर रही थी, लेंथ ऑफ द डे कम हो रही थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब मैंने कहा कि जो कोर है वो क्या हो चुकी है, रिवर्स डायरेक्शन में चल चुकी है। जब रिवर्स में चली गई तो स्लो डाउन ही हो गई ना, तो उससे हो सकता है कि दिन भी छोटे होने लगे। ठीक है, तो जो भी इफेक्ट होगा हम पढ़ लेंगे, लेकिन हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसकी इनर स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया भी था, लिथोस्फीयर और ये सब क्या होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, और बीच में क्या मिलती हैं, डिसकंटिन्यूटीज। दोबारा कभी अगर ये दोबारा न्यूज में आया तो हम इसको फिर अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अर्थक्वेक भी यहीं से आते हैं, हमने पढ़ा है कई बार कि अगर प्लेट्स के बीच में क्रैक हो जाता है जियोथर्मल एनर्जी से तो अर्थक्वेक आ जाएगा, और अगर क्रैक ज्यादा बड़ा हो गया और उसके अंदर से लावा बाहर आ गया तो वोल्केनो बना देगा। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो, और ये सब हम पढ़े हुए हैं काफी बार। ठीक है, चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, साथ साथ पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।